नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे आपके चैनल ज्ञान अड्डा पे। मैं हूँ शिफाली और आज डिस्कशन करने वाले हैं एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल, जेआरएफ की महा स्ट्रैटेजी के बारे में, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी के बारे में, या आप कह सकते हैं रामबाण स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सभी को प्रेरणा की आवश्यकता होती है, और अगर विद्यार्थियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें स्पेसिफिकली, तो एग्जामिनेशन का जो लास्ट टाइम होता है, कि जो 15 दिन लास्ट के होते हैं, 10 डेज़ होते हैं, या एक महीने का जो लास्ट का दिन होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और उस टाइम पे स्टूडेंट्स का मोरल और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। तो तमाम इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आज की स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करने से पहले मैं आपका 2 मिनट का कीमती वक्त लेने वाली हूँ। एक वीडियो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, पहले आप उस वीडियो को देखिए। अगर आप ईयरफोन के थ्रू देख रहे हैं तो मेक श्योर क्या लें आप, और प्रॉपर उस वीडियो को आप देखिए। उसके बाद हम स्ट्रैटेजी पर डिस्कशन करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि यूट्यूब पे जेआरएफ की स्ट्रैटेजी से रिलेटेड सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आपको लेके चलती हूँ मैं स्क्रीन की तरफ, दिखाती हूँ आपको वीडियो, फिर करेंगे डिस्कशन। अब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। हक हासिल कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं है। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। यह आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। सो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, आपको काफी मोटिवेटेड फील हुआ होगा, क्योंकि मैं जब भी इस वीडियो को देखती हूँ काफी ज्यादा मुझे मोटिवेशन और पॉजिटिविटी फील होती है। और ये वीडियो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। मैं कहूँ तो इस वीडियो में जो एक एक शब्द है जिनका इस्तेमाल किया गया है, मतलब अपने में हर एक वर्ड बहुत पॉजिटिव है। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। अब जेआरएफ के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो तो हमने सीख लिया। इस वीडियो का एक मतलब था वो ये कि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो एक हार जैसा मानने लगते हैं। उनको लगता है कि शायद अब सक्सेस नहीं मिल सकती है और वो निराश हो जाते हैं। तो देखिए, हमें जिससे भी मोटिवेशन मिले ले लेना चाहिए, है ना। मोटिवेशन अगर हम चींटी से भी लेना चाहें तो चींटी भी 100 बार गिरती है, 100 बार चढ़ती है दीवार पर, बार बार गिरती है, बार बार चढ़ती है, और फिर इतने अथक प्रयासों के बाद में एक छोटी सी चींटी तब कहीं जाकर के दीवार पे चढ़ जाती है। तो जहां से भी मोटिवेशन मिले, हमें मोटिवेशन लेना चाहिए। हम इस बार तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल जेआरएफ की, और 90+ हमारा टारगेट है। और ये टारगेट क्या 15 डेज में, 30 डेज में, या लास्ट के 10 डेज में अचीवेबल टारगेट है। सो अ बिग यस
अचीवेबल टारगेट है, बिल्कुल हम ऐसा कुछ भी बात नहीं कर रहे जो इल्यूजनरी हो, जो नॉन फीजिबल हो, कैसे अचीवेबल है उस पर डिस्कशन करते हैं। एग्जामिनेशन के लास्ट 10 डे से 15 डे से 20 डे पे क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ बता दूं, सोशल मीडिया हैंडल्स आप चाहो तो देख सकते हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, बाकी और हैंडल से आप जुड़ सकते हो। थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जब भी हम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, रणनीति की बात करते हैं, तो रणनीति हमेशा किसी आधार पे होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे 2020 की एग्जामिनेशन की, जो आपका जून हुआ था, मतलब लास्ट ईयर का। अगर आप सपोज करिए कि यूजीसी नेट के एस्पिरेंट नहीं है, आप सीटेट के एस्पिरेंट हैं, या कोई और विद्यार्थी हैं, किसी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भी ये बात जो भी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, सभी एग्जामिनेशन जितने भी हैं सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम बात करें यूजीसी नेट की, आपका कोई और एग्जामिनेशन है तो आप ये डेटा उनसे भी रेफर कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर जून की जितने भी कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड हुए थे वो 8.5 लाख के आसपास हुए थे। मोटा मोटी आप मान के चलिए 8,60,000, जिसमें से अपीयर हुए थे 5.5 लाख के आसपास, मोटा मोटी फिगर लेके चलते हैं हम लोग। क्वालिफाई हुए थे 6% के हिसाब से 47,157 लोग क्वालिफाई हुए थे, जेआरएफ और आपके बोल लीजिए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ का अगर हम डेटा निकालिए, डेटा क्यों जरूरी है ये अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ने कितने अप्लाई किया था, 2,59,000, क्वालिफाई किया था 40,000 के आसपास, 41,000 के आसपास। जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए लगभग 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, क्वालिफाई किया था इतने लोगों ने, टोटल अप्लाई किया था इतने लोगों ने, एंड क्वालिफाई किया था 47,157 लोगों ने। अब इतना डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है ना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जितने लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था, पहली बात उतने लोग अपीयर नहीं हुए, एंड 6% का टारगेट लेके चलते हैं हम, है ना, कि 6% को हम कहीं ना कहीं चूज करेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप देंगे। अब इस ईयर की अगर बात करें, 2021 की अगर बात करें, तो 2021 का जो साइकिल है वो मर्ज कर दिया गया है, जून वाले का मर्ज कर दिया गया है दिसंबर 2020 वाले साइकिल के साथ में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 13 लाख के आसपास अप्रॉक्स कैंडिडेट होंगे, कम ज्यादा हो सकता है बट एक अप्रॉक्स मान के चल रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर भी जो आपका जून वाला साइकिल था उसमें भी 8.5 लाख लोग थे। तो अगर 7 लाख भी हम मान के चल रहे हैं दिसंबर 2020 में, और मान लीजिए कि क्योंकि आपको वक्त नहीं मिला है ना, दिसंबर वालों को टाइम नहीं मिला कि वो वापस से अगेन जून में अप्लाई कर सके, इस वजह से हम मान के चल रहे हैं कि शायद 4 लाख लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो ओवरऑल 12-13 लाख का हम एक एवरेज ऑन एवरेज लेके चल रहे हैं। अब इस 13 लाख में आप कहां स्टैंड होते हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहीं से आपकी स्ट्रैटेजी शुरू होगी। ये डेटा मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, क्योंकि सीट तो आपको एक ही चाहिए, सीट तो आपको एक ही चाहिए, लेकिन एप्लीकेंट्स इतने ज्यादा हैं, आपको एक बार मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप कितने लोगों के बीच में कंपटीशन करने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, पेपर 1 की मेन स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पेपर 1 में आपके कितने क्वेश्चंस, कितने यूनिट्स है, 10 यूनिट्स है माय डियर फ्रेंड्स। 10 यूनिट्स आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा बोला गया है, ऐसा कहते हैं 5 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इस बात पे कोई सच्चाई नहीं है। किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी अभी हम समझेंगे, कौन सा यूनिट आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है इसमें भी अभी हम बात करेंगे। तो टोटल पेपर 1 में 10 यूनिट्स हैं, हर यूनिट से आपके 5-5 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, जिसकी वजह से पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। ये सारा डिटेल्स यहाँ पे है, ये सारे आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, क्योंकि हर क्वेश्चन होता है 2 मार्क्स का। अब अगर हम लास्ट ईयर के पेपर को एनालिसिस करें, जो हमने लास्ट ईयर पेपर किया था, तो टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए थे। टीचिंग एप्टीट्यूड से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, लगभग 8 से 13 क्वेश्चन आए थे, हर एक शिफ्ट में आए थे। लेवल जो था उनका मॉडरेट लेवल था, ठीक। रिसर्च एप्टीट्यूड से 8 से 9 नंबर के 8 से 9 क्वेश्चंस थे, एंड जो इनका लेवल था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फिक्स होता है, 5 क्वेश्चंस और 10 नंबर के, बिल्कुल इजी होता है। कम्युनिकेशन से 4, किसी में 5, ऐसे ही आता है। इजी टू मॉडरेट इसका भी लेवल होता है। रीजनिंग की बात करें तो 4 क्वेश्चन आता है, लेकिन लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 क्वेश्चन आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के। डीआई से भी 5 क्वेश्चन आते हैं, एंड आईसीटी से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना, 2 से 3 क्वेश्चन, ज्यादा आईसीटी से नहीं आता है। किसी शिफ्ट में शायद 4 आ जाए या 3-4, बस ऐसे ही बहुत ही आसान से सवाल रहते हैं, बिल्कुल।
पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसमें आप सबसे ज्यादा फोकस करते हो, सोचते हो कि इसमें सबसे ज्यादा आएगा, बट इसमें 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं, वो भी ज्यादातर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर कोई करंट में पॉलिसीज चल रही है तो उनसे आते हैं। अगर आपका करंट अफेयर और पॉलिसी वाला पोर्शन ठीक है तो आपका पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो जाएगा। रिसर्च हायर एजुकेशन की बात करें तो इनसे भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो टीचिंग एप्टीट्यूड है और रिसर्च एप्टीट्यूड है सबसे ज्यादा पोर्शन लेता है। तो बात करें हमें सबसे नंबर 1 पे प्रेफरेंस क्या देनी है, सबसे नंबर 1 पे प्रेफरेंस देनी है हमें टीचिंग एप्टीट्यूड को, सेकेंड नंबर पे देनी है हमें रिसर्च एप्टीट्यूड को, थर्ड नंबर पे हमें देनी है लॉजिकल रीजनिंग को नहीं, लॉजिकल रीजनिंग को। एंड लॉजिकल रीजनिंग वाला जो आपका ये वाला पोर्शन है, इस वाले पोर्शन में बाय डिफॉल्ट आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन के मिसलेनियस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखा देती हूँ यहां पर एक ब्लैंक पेपर पर। ठीक है, पहले यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझिए कि आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए। अब आपको पता चल गया कि 10 यूनिट से कौन कौन से एरियाज में आपको ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे फोकस करना है, दूसरे नंबर पे रिसर्च एप्टीट्यूड पे करना है, तीसरे नंबर पे लॉजिकल रीजनिंग वाले पे करना है। यहां से आपके 8 क्वेश्चन बनते हैं। यहां से मान लीजिए यहां से भी अगर आपके 8 क्वेश्चन बन गए, यहां से भी 8 क्वेश्चन बन गए, 24 क्वेश्चन आपके यहां से बन गए। 24 दूने कितना, 48 मार्क्स। ठीक है, 48 मार्क्स क्वेश्चंस आपके यहां पे बन गए गिरे हालत में। 100 में से 48 मार्क्स जिनका कुछ नहीं है, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, उनके लिए 48 मार्क्स भी ठीक है। अगर आपका पेपर 2 में अच्छा स्कोर जा रहा है, पेपर 2 में अगर आपका अच्छा स्कोर जा रहा है तो भी 48 मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं गिरे हालत में, मैं बता रही हूं, क्योंकि ये तो आपके ऐसे हैं जो आप पढ़ के जाओगे, बाकी और पे तो आप तुक्का तड़ाक मारोगे ही मारोगे। मतलब 24 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके बिल्कुल ठीक ठीक आपको करके आने हैं। बाकी और जैसे कि आईसीटी की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें डीआई की बात करें, तो आप छोड़ के तो आओगे नहीं, कुछ तो करोगे, है ना। तो इसमें टिक करो, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता अगर तुक्का भी अगर आप मारते हो, है ना। ये मैं आपको बहुत ही बेसिक सी बात बता रही हूँ, आपको कोई बताएगा नहीं, सब आपको बोलेगा कि हार्ड वर्क करो और एक्स्ट्रा एफर्ट डालो, ये करो वो करो। एक सिंपल सी बात कर रहे हैं, हमें जेआरएफ निकालना है और बेयर मिनिमम हमें नेट चाहिए, तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी अपना करके हम चलने वाले हैं। ठीक है, तो आप बेयर मिनिमम भी अगर सब पे तुक्का तड़ाक मारते हो तो भी आपकी गिरे हालत में 40 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल 40 क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, मतलब क्या, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स, 80 मार्क्स कहीं से बुरे हैं क्या, है ना। 80 मार्क्स कहां से बुरे हैं, 24 क्वेश्चन तो आप वैसे ही ठीक कर रहे हो। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग को मिला लोगे, 8-8 क्वेश्चन सब में से आएंगे, ठीक है, मान लो, है ना। तो 24 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर रहे हो। अब क्या चाहिए, मतलब क्या है, क्या करना क्या है ना। हमारा टारगेट है क्या, 90 प्लस हमारा टारगेट है, तो 90 प्लस तो आराम से यहीं से आ जाएगा आपका, कहीं कुछ नहीं। बात करें अगर कि कौन से आपको इनके अलावा फोकस एरिया कौन कौन सा और इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए सबसे पहले आपका सिलेबस आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए। पहला चीज है सिलेबस, जो आपका सिलेबस है आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। साथ में सिलेबस के साथ में क्या, जितने भी यूनिट्स हैं आपको यूनिट्स के अंदर में टॉपिक्स क्या है वो पता होना चाहिए। सिलेबस विद टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए। सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के अंदर में टॉपिक क्या है, जैसे यूनिट 1 में है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स क्या है आपको याद होने चाहिए, टिप्स भी पता होना चाहिए, बिल्कुल, है ना। इसके साथ में आपको करना है क्या, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। ये मान लीजिए कि अगर आपने गिरे हालत में 7 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने कर लिए, बहुत अच्छा होगा अगर आप 10 ईयर्स के जाते हो, बट अगर 10 ईयर्स में आप नहीं भी जाते हो, आप 7 ईयर्स का भी कवर कर लेते हो तो मोर देन इनफ है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आपको एक दिशा मिल जाती है, डायरेक्शन मिल जाता है, ये पता चल जाता है कि कौन सा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न आपको पता चल जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन का पैटर्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैटर्न से आपको ये पता चलता है कि आने वाले टाइम में किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। जो भी टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, मतलब जो भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहा है, वो आपको एक सेपरेट कॉपी में पेन डाउन करना है, नोट करना है। ये सारी चीजें जो मैं आपको बोल रही हूं, आप इसको लिखते भी रहना अपने कॉपी में, ठीक है। नोट करना है, किन को नोट करना है, उन टॉपिक्स को नोट करना है जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उन पे आपको नोट्स बनाना है, डिटेल्ड वे में आपको बुक में जाकर के स्टडी करना है। बात समझ में आई। जिन टॉपिक से प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं, जिन टॉपिक से, उनको आपको नोट करना है, ठीक है, कॉपी में, और
इन टॉपिक्स के बारे में आपको बुक से डिटेल्ड वे में पढ़ना है, बुक से पढ़ना है, बुक से स्टडी करनी है, ठीक है। दूसरी चीज है, लास्ट जो 28 डेज होते हैं, मान ले लास्ट जो 10 डेज होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अमृत का दिन होता है, जो आपने पढ़ाई पूरे साल नहीं किए, 6 महीने नहीं किए, वो पढ़ाई आप लास्ट के 10 डेज या 28 डेज में करके आराम से किसी भी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम कितने घंटे पढ़ें कि हमारा काम चल जाए। घंटे पे नहीं जाना है आपको, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक टॉपिक उठाना है और जब तक वो टॉपिक क्लियर ना हो जाए तब तक आपको उठना नहीं है। अब आप इस टॉपिक को 1 आवर में कंप्लीट कर लो, 2 आवर में कंप्लीट कर लो, 3 आवर में करो या 30 मिनट्स में कर लो, लेकिन ये टॉपिक इस तरीके से आपको कंप्लीट करना है कि इस टॉपिक से संबंधित कितना भी तोड़ के मरोड़ के सवाल आए तो आपके वो सवाल गलत ना हो, बिल्कुल गलत ना हो, ठीक है। ये बात समझ में आई? आपकी जो एक बोलते हैं ना वास्तविक जो पढ़ाई होती है, वास्तविक पढ़ाई वो आपके आखिरी दिनों में ही होती है। 98% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सेल्फ स्टडी से ही पास होते हैं, 98%। शायद ही 2% स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनको कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है, किसी मेंटोर की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर्स होते हैं, ये आपके रियल गाइड होते हैं, रियल मेंटोर होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि लास्ट के दिनों में, लास्ट के 1 मंथ में या लास्ट के 15 डेज में वो क्या करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के वो प्रैक्टिस सेट्स खरीदते हैं, है ना। प्रीवियस ईयर के नहीं, वो प्रैक्टिस सेट्स को खरीदते हैं। तो प्रैक्टिस सेट खरीदा जाता है, लोग खरीदते हैं, लेकिन और एग्जामिनेशन के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनमें प्रैक्टिस सेट खरीदा जाता है। लेकिन अगर नेट जेआरएफ की बात करें तो आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये मोर देन एनफ है, यहीं से आपको सब कुछ मिल जाएगा। इनको आप, ये बिल्कुल रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, एकदम मान के चलिए। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो ब्रह्मास्त्र है, वो उनसे आपको एकदम राइट डायरेक्शन मिल जाता है। और आपको स्ट्रेस इस वक्त क्या होना चाहिए, सवाल है सबसे बड़ा, है ना। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, यूस्ट्रेस होना चाहिए, है ना। आप स्ट्रेस का एक पॉजिटिव साइन होता है, यूस्ट्रेस होता है, ठीक है। तो अगर आपको यूस्ट्रेस है तो इट्स पॉजिटिव साइन। यूस्ट्रेस क्या होता है कि ये पॉजिटिव चीज होती है ना। माइंड में हमारे एक हल्का सा प्रेशर होता है कि हमें एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, कुछ करना है, पैशनेट बनने के लिए, मोटिवेटेड होने के लिए एक थोड़ा सा स्ट्रेस का माइंड में चीज होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, उससे एक मोटिवेशन मिलता है, वो एक अच्छी चीज है ना। लेकिन वो जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यू स्ट्रेस इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। यू स्ट्रेस इज ऑलवेज बेटर, ठीक है। ये होना ही चाहिए, है ना। इससे क्या है कि आप फोकस्ड वे में पढ़ाई कर पाते हो, फुल डेडिकेशन से आप पढ़ पाते हो। पैशनेट बनिए बिल्कुल और ढंग से पढ़िए, जो भी आप पढ़िए बिल्कुल ढंग से पढ़िए, मेंटली मोर स्टेबल होकर के पढ़िए ज्यादा से ज्यादा, है ना। और अगर कुछ आप लोग जैसे वर्किंग में है, सपोज फॉर एग्जांपल कुछ फीमेल्स ऐसी होंगी जो घर का काम करती होंगी, है ना, फीमेल्स होंगी जो घर का काम करती होंगी और पढ़ाई को शायद उतना वक्त नहीं दे पाती होंगी, तो आप अगर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, 2 आवर्स भी आप पढ़ रहे हो, या ऐसे कुछ लोग होंगे जो जॉब करते हैं, ठीक है, मैं जॉब वालों की बात बता रही हूँ। अगर आप 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, ये चीज जॉब वालों के लिए भी एप्लीकेबल है प्लस स्टूडेंट्स वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। आपने सपोज करो 2 घंटे पढ़ा, ठीक है। अब अगर आप कोई और काम कर रहे हो तो काम करते वक्त भी आपके माइंड में वो सारी चीजें चलती रहनी चाहिए, जो चीजें आपने पढ़ा है, जो आपने बैठ करके बुक्स में, नोट्स में बनाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, उनके बारे में आप सोचते रहो, है ना। चिंतन करो, चिंतन करना है, चिंता नहीं करना है कि भाई मेरा एग्जामिनेशन आ गया है, अब क्या करूं, कैसे होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरा ये कंप्लीट नहीं है, मेरा वो कंप्लीट नहीं है। नहीं, एग्जामिनेशन आ गया है, पढ़ाई करिए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं है और हार्डवर्क का कोई विकल्प नहीं है। जो बोले स्मार्ट वर्क, है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई स्मार्ट वर्क का जमाना है, तो भैया स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है, मतलब आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क के अंदर भी बाय डिफॉल्ट आपका जो हार्ड वर्क होता है वो इनकॉर्पोरेटेड होता है। ऐसा नहीं है कि आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो आपको बस एक जगह बैठोगे और ऐसे करोगे, जपोगे तो फिर वो आपका स्मार्ट वर्क हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वहां पे भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस सेट के पीछे ना भागे, मेरा अगेन आपसे रिक्वेस्ट है, लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिस सेट के पीछे ना भागो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मोर देन इनफ हैं। एंड सीक्वेंस वाइज पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सीक्वेंस वाइज पढ़िए बिल्कुल। अगर आपने आज रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक उठाया और आप पढ़ रहे हो क्या, रिसर्च के बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हो, तो बेसिक कंसेप्ट्स पढ़िए, फिर उसके बाद में इनके स्टेप्स पढ़िए,
फिर उसके बाद में एकदम सीक्वेंस में पढ़िए। ऐसा नहीं कि पहले ये पढ़ दिया फिर लास्ट में ये पढ़ा फिर बीच में ये पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं। एक सीक्वेंस वाइज पढ़िए, बिल्कुल सिलेबस से आपको पढ़ना है। ये बात हमने की कि किस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई करनी है, स्ट्रैटेजी किस हिसाब से बनानी है। और अब एक महत्वपूर्ण चीज पे चर्चा करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चर्चा करेंगे कि मान लीजिए आपकी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, क्वेश्चन पेपर उठाइए प्रीवियस ईयर का, मान लीजिए 2007 का ही उठा लीजिए क्वेश्चन पेपर, पेपर 1 उठा लो आप, और अपना पेपर 2 भी उठा लो, 2007 का उठा लो। उनके लिए बता रही हूँ जिनकी तैयारी नील है, जीरो है, बहुत डरे हुए, सहमे हुए, क्या करूं कैसे करूं, उनकी बात मैं कर रही हूं। मैं 101% श्योर हूं कि आप 2007 का, 2008 का या कोई पेपर उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का, और आप लगाने अगर बैठिए, आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो गिरे हालत में आपके 35% क्वेश्चन जो होंगे वो सही होंगे, 35%। अब पेपर 1 में कितने आते हैं क्वेश्चन? पेपर 1 में कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन। पेपर 2 में कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन, मतलब 150 क्वेश्चन। कितने नंबर के? 300 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। 300 नंबर के क्वेश्चन में आपके जो 35% क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक होने वाले हैं। 35% का मतलब कितना क्वेश्चन? पेपर 1 और पेपर 2 मिला करके 150 क्वेश्चन हुए टोटल, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से अगर आप ना भी पढ़ के जाओगे तो भी आपके 53 क्वेश्चन अप्रॉक्स, मैं ज्यादा ही बता रही हूं, ठीक है, 53 क्वेश्चन आपके सही होंगे, सही होने भी चाहिए क्योंकि पेपर 2 आपका खुद का है। 53 क्वेश्चन सही होने का मतलब आप समझते हैं? 53 क्वेश्चन होने का मतलब क्या है? कितना मार्क्स? 53 क्वेश्चन होने का मतलब कितना? अब एक चीज आप समझिए कि 53 क्वेश्चन, पहले आप ये समझिए, है ना। मान लीजिए कि पेपर 1 से आपके ठीक हो गए, मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है। 53 क्वेश्चन आपके गिरे हालत में सही होने हैं, 35% अगर आप बिना पढ़े भी जाते हो, ठीक है। एक बात, अब 53 क्वेश्चन का माने तो मान लीजिए पेपर 1 से आपके 25 क्वेश्चन सही हो गए गिरे हालत में, पेपर 2 से आपके 28 क्वेश्चन सही हो गए, ठीक है, हो गया ना 53। कम ज्यादा कर सकते हैं, हो सकता है कि पेपर 1 में आपके 28 सही हो जाए, हो सकता है पेपर 2 में आपके 30 सही हो जाए, ज्यादा भी हो सकता है, बट हम एक मिनिमम मान के चलते हैं। तो 35% तो आपका ऐसे ही जा रहा है, 35% तो आप वैसे ही बिल्कुल ठीक ठीक पढ़ाई कर रहे हो। अगर आपकी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो अगर 60% जा रही है, हम एक बात कर रहे हैं जेआरएफ की कट ऑफ या असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की कट ऑफ जा रही है, तो इसका 35% तो आप बिना तैयारी के कर रहे हो। बिना तैयारी के आपको मेहनत कितने परसेंटेज के लिए करनी है? मात्र 25 से 30% के लिए आपको मेहनत करनी है अतिरिक्त, मतलब नॉट इवन ½ %। 35% तो आपका वैसे ही ठीक जा रहा है, आपको 25 से 30% की प्रिपरेशन करनी है। अगर आपका जो है कट ऑफ 60 जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का, अगर ज्यादा जा रहा है 65 जा रहा है, तो आप इसी को थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, 35 कर दीजिए, है ना। तो 35% तो आपका पहले से ठीक हो रहा है, 35% की और तैयारी कर लीजिए, टोटल कितना हो गया? 70%। और आपके पेपर का आप देख लो कि 70% क्या कट ऑफ जा भी रहा है या नहीं। हमेशा आप कट ऑफ हाई सेट करके चलिए, हमेशा हाई सेट करके चलिए। आपको तैयारी कितने परसेंटेज के लिए करनी है? हाफ तो आपका, हाफ बैटल तो आपने वही जीत लिया है, और हाफ बैटल के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है। अब थोड़ा सा और समझिए इसमें कि मान लो कि 35% तो ये तो आप पकड़ लो एक, ठीक है, अपना एक तरफ। 35% का मतलब क्या? लगभग 53 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। 53 क्वेश्चन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का मिला ले तो, है ना। 53 क्वेश्चन के हिसाब से कितने मार्क्स हो गए? 106 मार्क्स। 106 मार्क्स आप बिना पढ़े ला रहे हो भाई। आपको सिर्फ 25% और चाहिए मेहनत कर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए। जेआरएफ के लिए 35%, 10% और, सिंपल। अब बात समझो, मान लो पेपर 1 की बात हम करें, ठीक है। अब आप समझो कि पेपर 1 की आपकी पकड़ अच्छी नहीं है ना। पेपर 1 की आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, पेपर 2 की आपकी जो पकड़ है वो अच्छी है ना। तो आप यहाँ पे कोशिश करिए, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे मान के चलिए, जो हमने बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना ही है, रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है, एंड देन आपको
इंडियन लॉजिकल वाला भी आप पढ़ ही लोगे, क्योंकि जो इंडियन लॉजिकल वाला है इसमें क्या है, इसमें समावेश होता है, इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ स्टेटमेंट आ जाते हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड के स्टेटमेंट आ जाते हैं, कंसेप्चुअल स्टेटमेंट होते हैं, एंड देन हायर एजुकेशन के स्टेटमेंट होते हैं। अगर आपने ये सब चीज पढ़ा हुआ है तो आप इसको भी कर ले जाओगे, है ना। और भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें मान के चल रहे हैं आप गिरे हालत में यहाँ से 30 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक ठीक कर लोगे। 30 क्वेश्चन का मतलब कितना हुआ, 60 मार्क्स, गिरे हालत में 60 मार्क्स, बिल्कुल तैयारी एकदम ही एवरेज प्रिपरेशन है तब की मैं बात कर रही हूँ। 60 मार्क्स आपको यहां से मिल जाएंगे। 60 मार्क्स अगर आपको यहां से मिल रहे हैं तो आप पेपर 2 को खींच लो, पेपर 2 में आप अच्छे मार्क्स कर लो, है ना। तो अगर आपका पेपर 2 वीक है तो पेपर 1 में आप फोकस कर लीजिए, पेपर 1 में अगर आपका कुछ वीक है तो पेपर 2 में फोकस कर लीजिए। हमें सिर्फ अपना जो टारगेट है वो यही मान के चलना है, 65% टू 75% का टारगेट मान के चलना है। अब ये पता कैसे चलेगा, आप अपने अपने सब्जेक्ट के लास्ट ईयर के कट ऑफ पता करिए, कॉमर्स की पता करिए, अगर आप कॉमर्स के हैं, मैनेजमेंट की पता करिए, अगर आप मैनेजमेंट के हैं, ज्योग्राफी की, जिसकी भी है, आपका पेपर 2 जिसका भी है, आप लास्ट ईयर की कट ऑफ अपनी देख लीजिए क्या है। कट ऑफ कितनी है ये जानने के लिए मैंने टेलीग्राम के चैनल पे पिन किया हुआ है, वहां से आप बिल्कुल देख सकते हैं। वहां से एक बार आप अपनी कट ऑफ को देख लीजिए, ठीक है। कट ऑफ को देखने के हिसाब से अपनी आप प्रिपरेशन करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट की लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, एक बार आपने यहां कर लिया काम, मान लीजिए 60% थी कट ऑफ, असिस्टेंट प्रोफेसर की कट ऑफ थी 60% और 63% मान लीजिए जेआरएफ की कट ऑफ गई थी आपके विषय की, मैं एक मैक्सिमम लेके चल रही हूँ, ठीक है ना। तो भाई इसी हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। बिल्कुल पेपर 2 में अगर आपकी पकड़ अच्छी है तो पेपर 1 को थोड़ा सा आप लाइट ले सकते हैं, कितना भी आप लाइट लेंगे, 3-4 विषय आपको पढ़ने हैं, बाकी अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो भी आपके 30 क्वेश्चन सही हो जाएंगे गिरे हालत में। 24 तो आप वैसे भी ठीक ठाक कर रहे थे ना, और पेपर 2 में आप बढ़ा लो, पेपर 2 में आप 80 क्वेश्चन कर लो, ठीक ठाक है ना, 80 क्वेश्चन कर लो, 70 क्वेश्चन कर लो। पेपर 2 तो भाई आपका है ना, पेपर 2 में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसमें आपकी पकड़ अच्छी होगी, है ना, अच्छी होगी। तो अगर पेपर 2 में पकड़ आपकी अच्छी नहीं है, इन केस गड़बड़ हो रहा है, तो पेपर 1 में प्रिपरेशन एक बैलेंस बना के चलिए, एक बैलेंस बना के चलिए, क्योंकि हमें 100% नहीं चाहिए, हमें केवल 30% के लिए प्रिपरेशन करनी है, हमें केवल 60% चाहिए। 60% का जो टारगेट है जो आपको अचीव करना है, आप बिल्कुल इसी तरीके से अचीव कर सकते हो, ये एक बेस्ट तरीका है। और इसको अचीव करने के लिए आपके टिप्स पे होना चाहिए आपका सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उनको सॉल्व कर लीजिए। आपके 70% जो टारगेट है वो यही अचीव हो जाएंगे। ये कुछ बेसिक से चीजें थी, मुझे लगता है कि जिनका आपको बिल्कुल खास ख्याल रखने की जरूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देखें कि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी आपके यूनिट्स हैं, इन सारे यूनिट्स के आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल भी अच्छे से याद होने चाहिए। बेसिक कंसेप्ट आप सभी के पढ़ लीजिए, है ना, बेसिक कंसेप्ट, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड का, रिसर्च एप्टीट्यूड का। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में क्या पढ़ोगे यार, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को रटने वाला तो नहीं है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो सवाल आपके सामने, जवाब आपके सामने, आपको उत्तर देना है। बात करें अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये समझने वाला है ना, यहाँ पे भी आप अगर नहीं भी पढ़े तो भी 2 सवाल 3 सवाल तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है, आप लोग जबरदस्ती इसको बहुत ज्यादा एक 30 मार्क हाँ जैसा कुछ बना दिया है कि भाई कैसे होगा, बहुत डर जैसा गए हो, ठीक है। अगर आपको पीडी में दिक्कत लग रहा है या हायर एजुकेशन में दिक्कत लग रहा है या यहाँ पे आप डीआई में दिक्कत लग रहा है, डीआई को छोड़ दो यार, 5 नंबर छोड़ दो, है ना। 90 अभी लास्ट मोमेंट में क्या है, अगर डीआई नहीं बन रहा है ना, तो फिर 50 क्वेश्चन है ना, 45 पे फोकस करो। 45 बन रहे हैं ना, जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है उसको लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ दो, उसको लगा देना तुक्का। नहीं बन रहा है तो बन रहा है, थोड़ा सा मेहनत करके अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग रहा तो छोड़ दो। 45 अपना अचीव करो ना, 45 का मतलब कितना, 90 मार्क्स। 90 मार्क्स अपने हाथ में लो ना, 90 मार्क्स अपने हाथ में लीजिए। आप कहाँ, आप जो है क्या माइंड में आ रहा है आपके, बस कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो आपको करना है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। एंड इसके अलावा आपका जो एक स्किल है, मोटिवेशन है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बिल्कुल ये हो सकता है, पॉसिबल है, लोग करते हैं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है आप जो कर ना सके। एक अपने मन में एक डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जेआरएफ कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है, लेकिन जेआरएफ को अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी के साथ में आपका जो मैंने आज पूरा आपको बताया, सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सभी अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो आपको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, उनको टॉपिक्स को आप लिखिए। हर एक क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है जैसे कि मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन किया, इनके 4 ऑप्शंस थे,
अब इन चारों इस क्वेश्चन का आंसर तो एक ही कोई होगा जो ठीक होगा, लेकिन आपको ए के बारे में भी जानना है, बी के बारे में भी जानना है, सी के बारे में भी और डी के बारे में भी आप जानिए। नोट्स जब आप बनाइए तो आप बताइए कि भाई ए का जो डेफिनेशन है ये किसका डेफिनेशन है, बी का जो डेफिनेशन है ये किसका डेफिनेशन है। अगर मान लीजिए, ठीक है, अभी आपसे ये क्वेश्चन, मान लीजिए कम्युनिकेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिया है ना, विशेषताएं पूछ ली, तो विशेषताओं में एक दे दिया है ना, ये विशेषता आपकी कम्युनिकेशन की विशेषता दे दी, ए नंबर की विशेषता किसी और चीज की दे दी, बी नंबर की विशेषता किसी और चीज की। आपको पता होना चाहिए कि ये जो ए नंबर की विशेषता है इसको किसके बारे में बोला गया है ना। या अगर आप समझिए कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कौन सा टाइप है, ए बी सी डी दे दिया है ना, और यहाँ पे ऑप्शन आपके अलग अलग दे दिया, इसमें से मान लो बी वाला ऑप्शन सही है, आपको ये पता करना होगा कि ए वाला ऑप्शन किसका सही हो सकता है, सी वाला ऑप्शन किसका। इस तरीके से आपको हर एक सवाल को करना है, तो आपके एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और ये आपको सब क्वेश्चन के लिए करना भी नहीं है, ये आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन के लिए करना है जिनका कोई कंसेप्ट, जिनका कोई मतलब बनता है। और पता कैसे चलेगा, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे तो स्टेटमेंट बेस्ड ही ऑप्शन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन होता है जिनका कोई मतलब नहीं होता है, तो हमें मतलब फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। जो कोई कंसेप्चुअल वर्ड रहेगा वो आपको पढ़ने से समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स थी, टिप्स थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर से मुझे बताइएगा। आपकी सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन हम अपने चैनल पे करा रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली मैंने अपलोड कर दिया है, रिसर्च एप्टीट्यूड के काफी सारे टॉपिक्स कवर कर दिए हैं, एंड देन पीडी का चल रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग लगा रहे हैं, एवरीडे मॉक टेस्ट कर रहे हैं। आप जरूर से उनको अटेंड करिए, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, आईसीटी सभी टच कर लिया है, सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम लोग और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो इस बार आने की प्रबल संभावना है वो सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी टैब पे जाकर के जरूर से आप एमसीक्यू दिया करिए। ज्ञान अड्डा बाय शेफाली को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहां पे कम्युनिटी टैब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एवरीडे आपके लिए क्या अपलोड करती हूँ, एमसीक्यूज अपलोड करती हूँ, उनको जरूर से दिया करिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो जरूर से मुझे शेयर करिए। एंड एक चीज मैं आपको बताऊं, पैशनेट बनिए, अपना मोटिवेशन खुद बनिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही दीजिएगा। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगी, कुछ 30 सेकंड की स्टोरी है। एक बात मुझे बताइए कि ऊंचाई में सबसे ज्यादा ऊंचा जो जानवर है वो कौन है ना। सबसे ज्यादा ऊंचाई में जानवर है वो आई थिंक जिराफ है। जिराफ सबसे ज्यादा ऊंचाई में एनिमल है। और अगर बात करें कि फुर्तीला कौन है सबसे ज्यादा दौड़ने में, सबसे ज्यादा दौड़ने में फुर्तीला अगर कोई पशु है, जानवर है, तो वो चीता है। चीता। सबसे ज्यादा हैवी कौन है जानवर, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हैवी जो जानवर है वो है हाथी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इनमें से कोई भी जंगल का राजा तो नहीं है ना। राजा तो कोई भी है ना। राजा कौन है? एक अकेला शेर। तो किसी ने शेर से जाकर के पूछा, भाई तुम्हारे अंदर में तो कोई क्वालिटी नहीं है, मतलब अगर हम समझे तो लीडर बनने के लिए या राजा बनने के लिए ये सब क्वालिटी होनी ही नहीं चाहिए। तीनों क्वालिटी का कोई महत्व नहीं रखता है। अगर कोई राजा बनना चाहता है जंगल का, या वैसे भी कोई पर्सनल लीडर बनना चाहता है या कुछ करना चाहता है, तो ये सब क्वालिटी मायने ही नहीं रखती है। किसी ने जाकर के शेर से पूछा, भाई तुम्हारे अंदर तो सारी कोई क्वालिटी नहीं है, फिर तुम कैसे राजा हुए, तुम जंगल के राजा कैसे हुए? शेर ने क्या बोला कि मैं इस चीज को मानता हूं कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। मैं मानता हूं कि मैं राजा हूं, इसलिए मैं राजा हूं। और क्या? इसलिए मैं जंगल का राजा हूं, इसी मैं शेर हूं, इसलिए मैं राजा हूं। तो वो एक बात, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। आप विश्वास रखिए कि आपका जेआरएफ क्लियर हो सकता है, निकाल सकते हो। ये विश्वास अगर आपने रख लिया तो आपके जेआरएफ से या कोई भी एग्जामिनेशन आप क्लियर करना चाहते हो, उससे आपको रोक नहीं सकता। आपके एकेडमिक्स के मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितने थे, आपने कौन कौन सा क्वालिफिकेशन लिया है, नहीं लिया है, इस चीज से कोई मतलब नहीं निकलता, कुछ भी नहीं। आप करंट में कितने डेडिकेशन और पैशन के साथ में उस चीज को एक्सेप्ट करते हो, सोते जागते दिन रात आपके माइंड में वो चीज कितना पॉजिटिवली चल रही है, नेगेटिविटी का असर आपके ऊपर कितना ज्यादा नहीं हो रहा है, इस बात का असर पड़ता है आपकी सक्सेस से, आपके पैशन से, आपके डिटर्मिनेशन से। और आपको मोटिवेट होकर के रहना है। सो इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो जरूर से पूछिए। अपनी लास्ट ईयर के कट ऑफ के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना करके पढ़िए। कट ऑफ जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।